वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन इन दी लेक्चर सीरीज़ ऑफ बिज़नेस स्टडीज़। और बिज़नेस स्टडीज़ के सीरीज़ में आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। वो है हमारा चैप्टर नंबर 7, दैट्स कॉल्ड डायरेक्टिंग। बेसिकली जहाँ तक बात आती है आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में हम कंपनी से ज़्यादा एक इंसान पे फोकस करेंगे। एक ऐसा इंसान जिसने कई बार दिवालिया होने के लिए जाने वाली कंपनी को बचाया और बचा के एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचाया जो कि आज वो कंपनी अपने इंडस्ट्री में लीड करती है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के सीईओ गॉर्डन ब्रूदेन के बारे में। कॉन्टिनेंटल एयरलाइन एक ऐसी कंपनी जो कि आज भी अपने एविएशन सेक्टर में परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। वो कहते हैं ना, फ्रॉम स्क्रैच टू द एवरीथिंग। वहाँ से कंपनी की शुरुआत होती है और आज के टाइम पे कंपनी काफ़ी अच्छा कमाल कर रही है। देखिए, हम पॉइंट वाइज इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस। When Gordon Brudin arrived at Continental Airlines in 1994, the company was in dreadful shape. बात दम सीधी है, क्योंकि जब गॉर्डन ब्रूदेन ने ज्वाइन किया था तो ज्वाइनिंग से पहले ही अगर देखा जाए तो कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस कई बार बैंकरप्सी के लिए जा चुकी थी, दिवालिया के लिए जा चुकी थी। ठीक है। The airline was fluttering with bankruptcy, ranked last in customer satisfaction, and was embroiled in severe conflict between management and employees. मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी की जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बैंकरप्सी के लिए जाना, साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन में सबसे लास्ट पोजीशन पे रहना, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक सीरियस कन्फ्लिक्ट रहना, और ये सब चीज़ें कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के लिए कोई नई नहीं थी। कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आम थी और काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी। और ये भी मार्क किया जाता है कि कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस दोबारा बैंकरप्सी के लिए जा रही थी 1983 के बाद से। लगभग 10 सीईओ इन सालों में बदले गए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया या फिर किसी से कुछ हो नहीं पाया। लेकिन जैसे ही गॉर्डन ब्रूदेन ने ज्वाइन किया कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस को, तो उन्होंने कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस की प्रॉब्लम्स को पहले फिगर आउट करना स्टार्ट किया। वो कहते हैं ना, अगर आपको प्रॉब्लम पता चल जाती है तो उसका इलाज भी आप आसानी से कर सकते हो। सो गॉर्डन ने सबसे पहले इसी की शुरुआत की। सो ही ट्राइज टू फिगर आउट दैट व्हाट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस। एंड उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने एग्जैजरेट नहीं किया, उन प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लेक्स नहीं किया, उनको काफ़ी ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश की, ताकि उस प्रॉब्लम को जब तक हम समझेंगे नहीं सिंपल तरीके से तो उसका सल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे गॉर्डन ने कॉन्टिनेंटल के प्रॉब्लम्स को बड़े सिंपल तरीके से समझा। In their favor to reduce cost, previous managers had destroyed the capacity of the airline to deliver that what customers want. जैसे आमतौर पे जनरली आपको देखने को मिलता है कि क्या होता है, तो जब भी कोई मैनेजर आता है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में मेंटेन करने के लिए वो सीवियर लेवल पे कॉस्ट कट करना शुरू कर देता है, आमतौर पे अपनी लागत कम कर देता है। तो ये आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इट्स लाइक कि आप कह सकते हो कि ये एक इफ़ेक्टिव चीज़ नहीं है, क्योंकि लागत को कम करना ताकि आप फ़ायदे में रहो, इट डज़न्ट मेक सेंस। आप ज़्यादा सामान बेचो ज़्यादा फ़ायदे पे, इट मेक्स सेंस। तो यहाँ पे गॉर्डन ने साफ साफ देखा कि जो पहले के मैनेजर्स थे उन्होंने कॉस्ट कट करने के चक्कर में उन्होंने एयरलाइन की कैपेसिटी को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, कम कर दिया, बर्बाद कर दिया, और वो डिलीवर नहीं कर पाए जो कि एक्चुअली कस्टमर चाहते थे। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो फ़्लाइट्स थी वो जो जाती थी और आती थी वो ऑन टाइम नहीं आती जाती थी। इट्स लाइक कि आप मान लो कि अगर 100 फ़्लाइट्स कॉन्टिनेंटल एयरलाइन की आ रही हैं जा रही हैं, तो उसमें से मात्र और मात्र 61 फ़्लाइट्स ही ऑन टाइम आती थी और ऑन टाइम जाती थी। मतलब यहाँ पे टाइम का बड़ा कंसर्न है। तो आप इमेजिन करो कि अगर कोई एयरप्लेन ले रहा है, कोई फ़्लाइट ले रहा है, तो फ़्लाइट लेने के पीछे क्या रीज़न होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम का पंक्चुअल बंदा होगा, उसको समय की ज़्यादा फ़िक्र होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि फ़्लाइट से बहुत कम समय लगता है किसी भी जगह से यहाँ से वहाँ जाने में। लेकिन यही चीज़ कॉन्टिनेंटल एयरलाइन डिलीवर नहीं कर रही थी। साथ ही साथ गॉर्डन ने बेसिकली यहाँ पे उन अनप्रॉफिटेबल रूट्स को बंद कर दिया जिन रूट्स पे जाने से कंपनी को नुकसान हो रहा था। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई कंपनी है, कोई एयरलाइन कंपनी है जिसको इट्स लाइक कि दिल्ली से मान लेते सपोज़ दैट दिल्ली से कोलकाता जाने में उसको नुकसान हो रहा है क्योंकि उसको उतने पैसेंजर्स नहीं मिल पा रहे हैं।
तो दिल्ली से कोलकाता जाना क्या कर दी, बंद कर दी। तो यही चीज़ यहाँ पे गॉर्डन ने भी करा। जो अनप्रॉफिटेबल रूट्स थे, जिन रूट्स पे पैसेंजर से उनको प्रॉफिट्स नहीं हो रही थी, काफ़ी कम फ़्लाइट जाती थी, तो उनको उन्होंने क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। But what really caught everyone's attention was the way he persuaded employees at Continental to join him in a campaign to improve the company's on-time performance. अब यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा मार्क किया जाता है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि जब गॉर्डन ने ज्वाइन किया था कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस, तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में बड़ा ही कन्फ्लिक्ट था। एम्प्लॉय मैनेजमेंट की बात मानने को तैयार ही नहीं था। तो यहाँ पे सभी लोगों को एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी कि किस तरीके से गॉर्डन ने एम्प्लॉयज़ को परसुएड किया, मनाया, समझाया, ताकि वो मिल के कंपनीज़ के परफॉर्मेंस को राइज़ कर सकें, या फिर जो कॉन्टिनेंटल की जो प्रॉब्लम है, जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस की इशू है, उसको सही कर सकें। तो गॉर्डन ने कहा, एम्प्लॉयज़ ने माना, लेकिन कैसे कहा, क्या कहा गॉर्डन ने, ये बाद में जानेंगे। गॉर्डन ने एनालाइज़ किया और इंडिकेट किया जो लेट और कैंसिल फ़्लाइट्स हैं वो कॉन्टिनेंटल को लगभग $6 मिलियन अ मंथ का चूना लगा रही हैं। इट्स लाइक कि अगर फ़्लाइट्स डिले होती हैं तो उसमें उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगर फ़्लाइट लेट से आएगी तो लेट से जाएगी भी, ठीक है। और अगर एक फ़्लाइट अगर ऑन टाइम आती है और ऑन टाइम आने से अगर वो 10 फ़्लाइट्स मेंटेन करती है एक एरोप्लेन, तो अगर वो लेट आएगी तो या तो 7 करेगी या तो 8 करेगी, तो उसको 2 फ़्लाइट से 3 फ़्लाइट के पैसे का नुकसान तो फॉर श्योर होगा। या फिर अगर फ़्लाइट्स कैंसिल होगी, और अगर फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं तो आपको पूरा का पूरा पैसा लगभग आपको चुकाना वापस पड़ता है अपने पैसेंजर्स को, ठीक है। तो जो लेट और कैंसिल फ़्लाइट थी वो कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही थी, और नुकसान था $6 मिलियन अ मंथ। आप सोचो कि 1994 या 1995 की बात है, उस टाइम पे $6 मिलियन अ मंथ कितना ज़्यादा हैवी अमाउंट होता है। अभी भी ये बहुत हैवी अमाउंट होता है। तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ को मार्क करा और कहा कि भाई कॉन्टिनेंटल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और कंपनी को टॉप 5 एयरलाइंस में पहुंचाइए टाइम परफॉर्मेंस के बेसिस पे। प्रॉफिट के बेसिस पे उन्होंने नहीं कहा, ठीक है, अपने बिज़नेस के स्केलेबिलिटी के बेसिस पे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग एविएशन सेक्टर में हैं, तो यहाँ पे टॉप 5 पोजीशन हमारे लिए टाइम के बेसिस पे अगर मेंटेन होती है तो हमारे लिए अच्छा होगा। और जो नुकसान हमें हो रहा था, जो हमारे को $6 मिलियन अ मंथ का जो नुकसान हो रहा था, उस $6 मिलियन अ मंथ को आप कमाई में बदलिए, और वो कमाई कंपनी नहीं रखेगी, वो कमाई ये जो कंपनी है वो बांट देगी किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है। विच ट्रांसलेटेड टू $65 अ मंथ फॉर ईच एम्प्लॉय। मतलब जो हमारे को $6 मिलियन अ मंथ का नुकसान हो रहा था, आप $6 मिलियन अ मंथ के नुकसान से कंपनी को बचा लीजिए। कंपनी $6 मिलियन महीने की हर एक एम्प्लॉय को बांटेगी, और पर एम्प्लॉय $65 अ मंथ आता था। तो इमेजिन करो कि 1994-1995 में अगर किसी को सैलरी के अलावा $65 अ मंथ मिल रहे हैं, तो इट्स अ अमाउंट, ये एक इफ़ेक्टिव अमाउंट है, ऐसा नहीं कि अमाउंट कम है। 1995 के ख़त्म होने तक याद रख लीजिएगा, उन्होंने 6 गुना कीमत तक चुकाई। याद रख लीजिएगा, 6 गुना कीमत किसको चुकाई, एम्प्लॉयज़ को। मतलब एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, जहाँ पे मात्र उनके जो फ़्लाइट 61% ऑन टाइम आते थे, अब उनका जो अराइवल रेट रहा वो 80% रहा। आप इमेजिन करो, विद इन अ ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, to drive home the message, Gordon Boudin personally went around to major continental hubs where he delivered the checks along with speech to employees, pitched with the fervor of an evangelical preacher, urging them to make reliability a reality and to work together. अब देखो यहाँ पे गॉर्डन ब्रूदेन का इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करा, उन्होंने एम्प्लॉय को इंसेंटिव्स भी बांटे, और इंसेंटिव्स देने के लिए वो खुद गए, खुद एम्प्लॉयज़ के पास गए। सभी के पास नहीं गए, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल का हब्स था वहाँ पे जाके एम्प्लॉयज़ के बीच में उन्होंने चेक्स दिए। उसके बाद उन्होंने इट्स लाइक जो कहते हैं ना कि प्रीचिंग की, मोटिवेशनल स्पीच दिया, और उनको बढ़ावा दिया कि हाँ जी, इस विश्वास को हम कायम रखेंगे, हम मिल के काम करेंगे और एक बेहतरीन एयरलाइन हम बनाएंगे, ताकि सबके साथ हम मिल के आगे बढ़ सकें। लगभग 10 साल ख़त्म होते होते तक, गॉर्डन के ज्वाइन करने के 10 साल ख़त्म होते होते तक
कॉन्टिनेंटल सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और पूरी इंडस्ट्री में फर्स्ट रैंक पे पहुंच गई कस्टमर सर्विस के केस में। याद रख लीजिए, कॉन्टिनेंटल ने कुछ खास नहीं किया। क्या उसने ज़्यादा फ़्लाइट चलाई? नहीं। क्या उसने अपनी फ़्लाइट्स की जो इंटरनल क्वालिटी थी वो चेंज की? क्या? नहीं। समय की बात थी, उस समय को सही किया। मतलब जो बेसिक नीड थी कस्टमर की उसको फोकस किया, और वो पहले भी नीड को फुलफ़िल कर रहे थे, बट एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस में उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो बस उन्होंने अपना जो इंटरनल फैक्टर था उसको सही किया। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, और इसीलिए गॉर्डन ब्रूदेन को एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के तौर पे आज भी पहचाना जाता है। ही वॉज एबल टू डू वट हिज प्रीडिसेसर्स कुड नॉट। याद होगा, आपको बताया गया था कि कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस को जब गॉर्डन ने ज्वाइन किया तो उससे पहले 10 और CEOs ने ज्वाइन किया था और कंपनीज़ को स्विच किया था, और तब तक कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस 2 बार बैंकरप्सी में जा चुकी थी, ये तीसरी बार जा रही थी। इससे गॉर्डन ने कंपनी को बचाया और कॉन्टिनेंटल को ट्रांसफॉर्म किया और एक तरीके से सबसे बेहतरीन एयरलाइन के रेफरेंस में स्टैंड किया, अपने डायरेक्टरशिप के अंडर, अपने मेंटरशिप के अंडर। उनका क्लियर स्ट्रैटेजिक विज़न, एम्प्लॉय को परसुएड करने का तरीका, बोनस पेमेंट और इवेंजलिज्म, इट्स लाइक कि मोटिवेट करना ताकि इस मिशन को सभी लोग ज्वाइन कर सकें और कॉन्टिनेंटल्स के कस्टमर सर्विस को इन्हांस कर सकें। ये गॉर्डन के तरीके ने कॉन्टिनेंटल को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो इसलिए आप ये मार्क कर सकते हो कि आज भी टॉप बिजनेस लीडर्स में कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के गॉर्डन ब्रूदेन का नाम बड़े अदब-ओ-सात से लिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। साफ साफ अगर देखा जाए तो गॉर्डन का एक प्योर डायरेक्टरशिप, साथ ही साथ लीडरशिप, साथ ही साथ मोटिवेशन, एम्प्लॉय के साथ एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल को बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी के पोजीशन में स्टैंड करवाया। और जहाँ पे कंपनी सबसे लास्ट आती थी, आज ही कंपनी एक फ़र्स्ट पोजीशन को मेंटेन करती है, प्रॉफिट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों केसेस में। तो उम्मीद है आपने इस कहानी से, या कहा जाए इस केस स्टडी से, काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी होगी और अपने ये देखा होगा कि कंपनी को अगर अंदर से तैयार किया जाए तो कंपनी बाहर से अपने आप तैयार ज़रूर हो जाती है। और इसी केस स्टडी के साथ इस लेक्चर सेशन को हम यहाँ पे ओवर करते हैं, और इस केस के साथ हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को बड़े तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।